नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ईरान इजरायली जंग है, परंतु उससे भी पहले हम आपको एक चर्चा का विषय दे रहे हैं कि आप हमें हमारी वीडियो सुनने से पहले उसको ध्यान से सुनें। आपका जो रुझान है वो ये बताता है कि आप सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी उसका इस्तेमाल करते हैं। कंजूसी के साथ साथ आप सुस्ती का भी प्रयोग करते हैं। तो हमारी आपसे बड़ी हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट है, शुरू में इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप सब्सक्राइबर का बटन शुरू में ही दबा दें। इसके साथ ही आप इसको शेयर का, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर और लाइक भी करें। आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है वो हमें हिम्मत और हौसला देता है और हम बड़े ही बेबाक होकर अपनी बात को रख पाते हैं। आज के इस प्रेशर के युग में अपनी बात कहना जितना सोशल मीडिया पर मुश्किल होता जा रहा है, उसको देखते हुए अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो आपसे एक बड़ी पोलाइट सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो सुनने से पहले ही जो भी नए लोग आ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारे वीडियो के बनाने की मेहनत के रूप में हम आपसे बिना मूल्य की ये एक्टिविटी है जो आप करते हैं हमारे पक्ष में। तो हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं कि आज जब अमेरिका ने ईरान पर जो 3 ठिकाने थे परमाणु के, वहाँ पर हमले जब किए, उसके बाद ईरान ने बदले में 2 घंटे बाद ही 14 जगहों पर इजराइल के आक्रमण किया। उससे इजराइल के शहर सूने हो रहे हैं, स्कूल ऑफिस बंद हो गए हैं। वैसे तो आज रविवार है, पूरे विश्व में संडे की छुट्टी होने के कारण भी बंद रहते हैं। अब हमले के सायरन बज रहे हैं, 3 मिनट बाद धमाका हो जाता है। लोग बोल रहे हैं कि हर तरफ मिसाइलें बरस रही हैं ईरान की, क्या किया जाए। इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर जो तेल अवीव, जो उसकी राजधानी भी है, के सी बीच पर अच्छी खासी भीड़ थी। 15 जून से शुरू हुई इजराइल ईरान जंग में ईरान की तरफ से सबसे ज़्यादा तेल अवीव पर ही हमले हुए हैं, जिसको हम रेड सी भी कहते हैं। फिर भी लोग समंदर किनारे सुकून के पल बिताने आ जाते हैं। शाम 6 बजे अचानक सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, लोगों में भगदड़ मच जाती है। सभी भागकर बीच के किनारे बने बंकरों में छिपने का प्रयास करते हैं। करीब 3 मिनट बाद जोरदार धमाका होता है और आसपास कहीं मिसाइल गिर गई, इसकी सूचना और आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। सायरन, अलर्ट, धमाके, बंकर। बीते 10 दिनों में इजराइल के लोगों की जिंदगी इन्हीं में सिमट कर रह गई है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद पड़े हैं और इजराइल के शहर तेल अवीव में वहाँ से जंग की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अब हालात कैसे हैं, वहाँ मिली इफारत तबरी ने एक लाइन में बता दिया। इफरात ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाती,
उन्होंने कहा बूम 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 ऑल द टाइम एवरीवेयर, यानी हर जगह हर वक्त धमाके हो रहे हैं। अब ये जो बात कही जा रही है ये बहुत सीरियस बात है। ईरान ने 4 लाख आबादी वाले तेल अवीव पर सबसे ज़्यादा हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, फिर भी कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी हैं। अब दिल्ली से अगर इजराइल आपको जाना हो तो कुवैत और जॉर्डन होते हुए तेल अवीव का जो सफ़र है वो 4500 किलोमीटर का सफ़र है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव 13 जून को जंग में बदल गया, और इसको अगर ग्राउंड ज़ीरो पर देखना हो, इजराइल और ईरान बॉर्डर शेयर नहीं करते, आपस में करीब 1500-1600 किलोमीटर की दूरी है, दोनों के बीच करीब 1800 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों के द्वारा ही जंग लड़ी जा रही है। आसमान में उड़ती मिसाइलों की वजह से दोनों देशों के एयर स्पेस भी बंद कर दिए गए हैं। इजराइल का बॉर्डर 4 देशों को छूता है। साउथ में इजिप्ट है, गाजा में इजरायली ऑपरेशन की वजह से इजिप्ट से सटे रफा बॉर्डर पे इजराइल की एंट्री बंद है। इजराइल के नॉर्थ में लेबनान है जहां हिजबुल का कंट्रोल है। लेबनान और इजराइल दुश्मन देश हैं, मित्र देश नहीं है, इसलिए इनके बीच बॉर्डर चेक पॉइंट ही नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं, टोटल क्लोज्ड। अब इजराइल में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सीरिया है, सीरिया भी इजराइल का दुश्मन देश है। इजराइल ने सीरिया की गोलान हाइट्स पर कब्जा किया हुआ है, ऐसे अचानक दुश्मन नहीं है। इसलिए सीरिया से भी इजराइल में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है, सभी रास्ते बंद पड़े हुए हैं। और ऐसे में इजराइल पहुंचने का एक ही रास्ता बचता है कि जॉर्डन से सड़क मार्ग से पहुंचा जाए। वेस्ट बैंक जाना और वहां से यरूशलेम होते हुए तेल अवीव पहुंचना। अब ये एयरपोर्ट से तो आप जा नहीं सकते, दिल्ली से कुवैत की आपको फ़्लाइट लेनी होगी, और ईरान इजराइल का जंग असर फ़्लाइट ऑपरेशन पर भी पड़ा है। मिडल ईस्ट जाने वाली फ़्लाइट्स देरी से पहुंच रही हैं, और सभी फ़्लाइट्स 1-2-2.5 घंटे देरी से उड़ान ही भर रही हैं। अब कुवैत पहुंचना हो तो बाई रोड ही आपको फ़्लाइट से जाना होगा, और कुवैत से जॉर्डन होते हुए आपको जो राजधानी अमान है वहाँ की फ़्लाइट लेनी होगी, और अमान से करीब 1.5 घंटा जो है वो वहाँ से आपको पहुँचने में लग जाएगा। और 4500 किलोमीटर का सफ़र करना हो तो ये काफ़ी थकाऊ और उबाऊ भी है। और जॉर्डन और इजराइल के बीच में शाम 4 बजे के बाद बॉर्डर भी बंद हो जाता है, और रात को आपको अमान में ही रुकना पड़ सकता है। अमान में सब नॉर्मल है, लेकिन ईरान से इजराइल पर दागी गई मिसाइल जॉर्डन पर भी गिर जाती हैं। जॉर्डन इजराइल और इजराइल के बीच में है, इसलिए ईरानी मिसाइलें इजराइल पहुंचने से पहले जॉर्डन के आसमान से गुजरती हैं। इस वजह से इजराइल से सटे बॉर्डर पर रहने वाले जॉर्डन के लोग भी डरे हुए हैं। अब जॉर्डन के जो आसमान में मिसाइलें दिखती हैं वो सेफ नहीं हैं। अमान के रहने वाले बहुत सारे लोग जैसे टैक्सी ड्राइवर हैं, वो अगर इजराइल जाना हो बॉर्डर तक जाने के लिए अगर तैयार हो भी जाएं
तो वो जॉर्डन का इज़राइल और ईरान का जो जंग है उसका जॉर्डन पर असर हुआ है, ये बात बिल्कुल उचित है और 100% सुरक्षित है, ये कह नहीं सकते। सुबह शाम आसमान में उड़ती मिसाइलें दिख रही हैं, कुछ मिसाइलें जॉर्डन के बॉर्डर वाले एरिया में भी गिरी हैं, जिस वजह से वहाँ के लोग भी खौफ में हैं। जॉर्डन में तो सायरन नहीं बजता, हवा में मिसाइलें दिखती हैं और लोग सुरक्षित जगह पर भागने लग जाते हैं। लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं, बाहर बहुत खतरा है। बीती रात जो है वो मुश्किलों से सामना करना पड़ा है, ऐसा वहाँ के लोग बोल रहे हैं। जॉर्डन नदी के पार फिलिस्तीन, यहाँ न चहल है, न पहल है, न ट्रैफिक है। और इज़राइल जो है, इज़राइल की तरफ पड़ने वाली जॉर्डन के आखिरी छोर एल नबी पुल पर छोड़ देती है टैक्सी, और पुल जो है वो जॉर्डन नदी पर बना हुआ है। ये नदी दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर का काम करती है। आपको पुल पार करके इज़राइल जाना होगा। इज़राइल के कंट्रोल वाले फिलिस्तीन वहाँ पहुँचे हुए होते हैं और यहाँ दाखिल होने से पहले डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, क्योंकि आप सड़क के रास्ते जाते हैं। और एल नबी पुल के पास बॉर्डर में क्रॉसिंग है, जो जॉर्डन के शासक रहे हैं किंग हुसैन के नाम पर बनाई गई है। इसके बाद फिलिस्तीन शुरू हो जाता है। फिलिस्तीनी के इलाके से गुजरते हुए आपको इजराइल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिलिस्तीन में सुरक्षा के लिहाज से पूरा कंट्रोल इजराइल के पास है। बीच में पड़ने वाले शहरों पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का कंट्रोल है, क्योंकि फिलिस्तीन टुकड़ों में बटा हुआ देश है। ऐसा नहीं है कि पूरा इलाका फिलिस्तीन के पास है, और वो जो टुकड़ों में बटा हुआ है और जगह जगह इजराइल का कब्जा है, इसलिए टुकड़ों में बटा हुआ है। तो फिलिस्तीन से गुजरने वाले रास्तों पर ना के बराबर ट्रैफिक दिखता है, क्योंकि लड़ाई जो है वो चरम पर है। जो गाड़ियां दिखती हैं वे भी इजराइल से जॉर्डन की तरफ जा रही होती हैं। जॉर्डन से इजराइल की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। अब इजराइल में एंट्री लेनी हो तो फिलिस्तीन से ही जाना पड़ेगा। अब राजधानी जो यरूशलेम है, वहाँ पर गैस स्टेशन है और आसमान में फाइटर जेट की आवाज़ें आने लगती हैं। फाइटर जेट ईरान की तरफ से जा रहे होते हैं। रास्ते में इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान आपको मिलेंगे और वो हिदायत देते हैं कि आप नए हैं, फ़ोन पर मिसाइल हमले का अलर्ट आए तो उसे गंभीरता से लें। अलर्ट मिलते ही नज़दीकी बम शेल्टर में चले जाएं, और जब तक शेल्टर से बाहर निकलने के लिए ना कहा जाए बाहर ना निकले। ये जीवन हो गया इजराइल का। पिछले 10 दिनों में पूरा इजराइल ईरानी मिसाइलों की जद में है, घेरे में है, मतलब उनकी पकड़ में है, उनकी पहुंच में है, और घरों के पास धमाके हो रहे हैं। इजराइल के हाइफा के रहने वाले तेल अवीव में काम करते हैं। वो कहते हैं कि इजराइल इस वक्त बुरे दौर से, बुरे वक्त से गुजर रहा है। जंग की वजह से स्कूल कॉलेज ऑफिस बंद हैं। लोग डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यानी दिन बीतते जा रहे हैं। 8 में से 9वां, 9 में से 10वां, 10 में से 11वां दिन, और हालात जो हैं वो और ख़राब होते जा रहे हैं। सुधरने के बजाय ये हालात और बिगड़ रहे हैं और आगे बिगड़ने की ही संभावना भी है। अब हाइफा जो है वो कुछ मीटर दूर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं, जोरदार धमाके हो रहे हैं। अब बच्चे जो हैं वो बम शेल्टर की तरफ भागते हैं, परिवार डरे हुए हैं। ये सब लगातार हो रहा है, इसमें कहीं कोई कमी या जिसको सुस्ती कहते हैं वो नज़र नहीं आती। और घरों के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, इसलिए परिवार सबके डरे हुए हैं। और ये जंग जो है अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास और सितंबर में 2024 में इजराइल और हिजबुल युद्ध से बिल्कुल अलग है। इन दोनों का कोई आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता।
अब हमास के साथ लड़ाई के वक्त थोड़े बहुत रॉकेट साउथ इजराइल की तरफ जाते थे, तेल अवीव तक तो कुछ ही रॉकेट आते थे। अब हिजबुल से लड़ाई में यही खतरा नॉर्थ इजराइल की तरफ होता था। अब तो पूरा इजराइल ईरान की पकड़ में है, जद में है, घेरे में है। आप इजराइल में कहीं भी हैं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में खड़े हैं आप। और बैलिस्टिक मिसाइलें गिरती हैं तो मंजर बहुत खतरनाक होता है, भयावह होता है, मौत का तांडव हो जाता है। उनकी धमक कई किलोमीटर दूर तक पहुंचती है और ये सब बहुत डरावना है, खास तौर से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। अब सुरक्षित रखने के लिए आपको करना क्या है? नए घरों में ग्राउंड फ्लोर के नीचे सेफ हाउस बम शेल्टर बने हुए हैं। जो नए घर बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं। हर पब्लिक बिल्डिंग, ऑफिस, सड़कों के किनारे, होटल के नीचे सेफ हाउस हैं। सरकार ने हर घर में सेफ हाउस बनाने की हिदायतें, स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे हैं। जिनके पास घर में सेफ हाउस नहीं है उन्हें सेफ हाउस वाली जगह पर रहने के लिए कहा जा रहा है। तेल अवीव में सन्नाटा है, रेलवे स्टेशन खाली पड़े हैं। 1 घंटे की ड्राइव जो है वो मुश्किल हो रही है। सेंट्रल इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत से आप पहुंचते हैं और डर भी वहां पर साथ में है। आम दिनों में भीड़ और चहल पहल वाले तेल अवीव में सन्नाटा पसरा है, रेलवे स्टेशन पूरा खाली है। और तेल अवीव का हाशलोम स्टेशन आयोलोन हाईवे के पास है, बगल में ही तेल अवीव की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आम तौर पर बच्चों की भीड़ रहती थी, लेकिन फिलहाल ये खाली पड़े हुए हैं। अब ये बहुत सारे लोग वहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, लगातार हो रही बमबारी से डरे हुए हैं। धमाके की आवाज़ सुनते हैं तो लगता है अगली मिसाइल कहीं उनके ऊपर ही ना गिर जाए। तेल अवीव के रहने वाले बहुत सारे लोग, जो बच्चे हैं, जो 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, जंग की वजह से उनका स्कूल पूरी तौर से बंद कर दिया गया है और कब तक बंद रहने वाला है इसके विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और हालात बहुत बुरे हैं। इजराइल ही जीतेगा ये बात पक्की है। इजराइल के पास ताकत ज़्यादा है, उसके पास अमेरिका का साथ है। ईरान बहुत ख़राब है। अगर जंग नहीं होती तो इस वक्त बच्चे कहते हैं हमारा ये वक्त फुटबॉल खेलने का, यानी खेल रहे होते वो। और बच्चे आपको अपने दोस्तों के साथ ऐसा लगता है घूमते हुए मिलेंगे। जब सायरन बजता है तो वो शेल्टर की तरफ, बम शेल्टर की तरफ भागने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। अब ये मोबाइल पर अलर्ट आ जाता है तेल अवीव शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए। ये अलर्ट पूरे इजराइल में जाता है और अमेरिकी एम्बेसी के पास जो है वो सामने ही तेल अवीव सी बीच है और होटल वहाँ पर सामने हैं। और जैसे ही वहाँ पर अलर्ट आता है आपको नीचे बंकर में जाना होता है। भारत के हिसाब से उस वक्त शाम के 6 बजे हुए थे। अलर्ट के कुछ ही सेकंड बाद पूरे शहर में सायरन गूंजने लग गए और बच्चे बड़े जो खिड़कियों से बाहर देखते हैं सामने समंदर के किनारे लोग भाग रहे हैं। यानी पूरा इजराइल जो है, ये जो तेल अवीव है पूरा समुंदर के किनारे पर है और समुंदर के पास भी सामने की तरफ बंकर बने हुए हैं और जो होटल में मौजूद लोग हैं वो भी बंकर के अंदर आ जाते हैं। सड़कें सूनी हो जाती हैं। बम शेल्टर 3 मिनट ही बीतने के बाद जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि मिसाइल कहीं आसपास गिर गई है। और उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब सिग्नल हो जाता है क्लियर तो लोग सेफ हाउस से बाहर निकलते हैं और मिसाइल अटैक का कहाँ कहाँ प्रभाव हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। और तेल अवीव और हाइफा में ईरानी मिसाइलों ने कितनी तबाही मचाई है, देखने वाली बात ये है।
इजरायली सेना आईडीएफ ने ईरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें तेहरान, नातांज और इस्फहान शामिल है। हमले में 200 से ज़्यादा फाइटर जेट शामिल हुए थे। अब इसमें जो नक्शा दिया गया है उसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, हमने सवेरे भी आपको एक एपिसोड में ये सारी सूचनाएं दी हैं। ईरान परमाणु बम बना रहा है, ये पक्का नहीं है। उसके पास 9 बम बनाने की क्षमता है, ये भी पक्का नहीं है। इजराइल पर खतरा बढ़ जाएगा, ये भी बात वाजिब नहीं है। यही वजह है कि उसने परमाणु ठिकानों और वैज्ञानिकों को टारगेट किया है, डर के मारे किया है। हमला शुरू होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि कुछ ही समय पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, जो नया है। ये इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है। ऑपरेशन खतरा बरकरार रहने तक चलेगा। अब ईरान इजराइल जंग का 1 हफ्ता 10 दिन बीत चुके हैं, 24 लोग मर चुके हैं और 657 लोग घायल हैं। और ईरान में 600 लोग मर चुके हैं और 2000 से ऊपर लोग घायल हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इसमें 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए थे। ये 13 जून की बात है। एक बार रीकैप आपको दे रहे हैं। तो 14 जून को ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया था और इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट मार गिराए हैं। ये 14 जून की बात है। इजरायली सेना ने ईरान से अलग अलग ऑयल रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने हाइफा में रिफाइनरी पर अटैक किया। ये 15 जून की बात है। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करते हुए 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा घायल हुए। ये 16 जून की बात है। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर और मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग पर हमला किया 17 जून को। 18 जून को ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 5 संदिग्ध एजेंटों को गिरफ्तार किया। 19 जून को ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी, जिनमें 7 मिसाइल इजरायली स्टॉक एक्सचेंज और एक बिशोरबा शहर के सोरेका हॉस्पिटल पर गिरी। और 20 जून को ईरान ने इजराइल के बिशोरबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नज़दीक गिरी और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ध्वस्त हो गया। अब इजराइल की एयर स्ट्राइक, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब। अब इसके बीच में लड़ाई दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गई है। उसके भी 3 दिन बीत गए हैं। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। तेल अवीव और हाइफा पोर्ट पर मिसाइलें दागी गई हैं और सैजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया 18 जून को। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 18 मीटर लंबी इस मिसाइल को ईरान से इजराइल पहुंचने में मात्र 7 मिनट लगते हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, इससे कुछ नुकसान नहीं हुआ। परंतु ये कहा जा रहा है नुकसान तो हुआ है। अब ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से हमला किया। इस बात को भी 2-3 दिन हो चुके हैं। ईरान के पास घातक हथियार हैं। ये बात सबको विश्व में पता चल चुकी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि मिसाइल का टारगेट इजराइल की राजधानी तेल अवीव थी। अब इजराइल और ईरान की अगर मिलिट्री पावर को देखा जाए तो इजराइल के पास 6,70,000 है, ईरान के पास 11,80,000 है। और 2 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस बजट है इजराइल का और ईरान का 83,000 करोड़ है। और टैंक जो हैं वो 1370 हैं। ईरान के पास करीब 2000 है। 64 जहाज हैं, नेवल फ्लीट जो जिनको कहा जाता है, और ईरान के पास 101 हैं।
और 612 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 551 है। दोनों देशों का ये डिफेंस बजट 2023-24 का है। और इसको अभी अगर बात करें, ईरान इजराइल से लौटने वाले भारतीय 10,000 से ज़्यादा भारतीय अभी भी ईरान में रह रहे हैं। इनमें से 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी में करीब 1200 मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। पहले बैच में 110 स्टूडेंट्स को ईरान से लाया गया था। उमरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे उधर इजराइल में भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी रह रहे हैं। 32,000 भारतीय वहाँ पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने इजराइल में रहने वाले भारतीयों से अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की चेतावनी दी है। सिक्योरिटी गाइडलाइंस का पालन करने की भी सलाह दी जा रही है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए। आप इसको किस ढंग से समझते हैं, कितना समझते हैं और इसमें और क्या जानने का प्रयास करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। हम आपकी हर बात का जवाब देने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। इसी के साथ आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट, आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आपको और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमें सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।